नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी में तीन चार फसलों के बारे में और बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। केवल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं केवल उन्हीं के बारे में आप लोगों को मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। जैसे आज हम मक्का के बारे में पढ़ेंगे, सोरगम के बारे में पढ़ेंगे, पर्ल मिलेट जिसको हम बाजरा कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और जौ के बारे में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर हम चार फसलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारा एग्रोनॉमी है, ये एग्रोनॉमी का आज हम लोग ये 15वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। जो हमारा पूरा फाउंडेशन बैच चल रहा है उसमें आज हम लोग एग्रोनॉमी में जो सीरियल क्रॉप थी इसको खत्म कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो फसलें पढ़ाई थी और ये इतना मिलाने के बाद जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं ये पूरा खत्म हो जाएगा। आने वाले लेक्चर जो हमारा होगा वहां पर हम ऑयल सीड के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको तैयारी कराया जाएगा। और यहाँ पर जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ये पीडीएफ नोट्स की मदद से आप अपना जो नोटबुक है वो आराम से बना सकते हो। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो लेक्चर अटेंड करने के बाद आराम से आप उसका पीडीएफ नोट्स बना लो और जिससे आप आगे चलकर उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओ। नोट्स जो बनाना आप बहुत ही शॉर्ट में नोट्स को बनाना। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हो। और कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोर्स से संबंधित अगर आपको कोई और जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है कोर्स से रिलेटेड वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। देखेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे मक्का के बारे में जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेज। तो मेज की अगर हम सबसे पहले बात करें तो मेज का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है जिया मेज। जिया मेज जो होती है इसकी ढेर सारी सब स्पीसीज आती हैं जो अलग अलग तरीके से उपयोग करी जाती हैं। जैसे कुछ फ्लिंट कॉर्न होता है, कुछ पॉप कॉर्न होता है, कुछ वैक्सी कॉर्न होता है, फ्लोर कॉर्न होता है। इस तरीके तमाम कॉर्न होते हैं। अभी इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। कहने का मतलब इसका है कि हम यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन के बारे में भी डिटेल में समझाएंगे। अगर हम फैमिली की बात करें तो हमारा जो मक्का होता है ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और पोएसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ग्रेमिनी फैमिली बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेमिनी फैमिली, या इसी को हिंदी में कहा जाता है घास कुल। ठीक, घास कुल इसको कहा जाता है। टाइटल की बात करें तो इसके नाम एक बहुत ही अच्छा टाइटल है और उस टाइटल का नाम है क्वीन ऑफ सीरियल। मक्का को क्या कहा जाता है, मक्का को कहा जाता है क्वीन ऑफ सीरियल। मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप हमें बताओ किंग ऑफ सीरियल किसे कहते हैं, किंग ऑफ सीरियल्स किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्योंकि इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बता रखा है। आगे हम बात करते हैं क्यूपीएम जिसको हम क्वालिटी प्रोटीन मेज कहते हैं। इसकी जो वैरायटी थी ये किसकी मदद से डेवलप करी गई थी, तो मक्के के अंदर एक जीन होता है, उस जीन का नाम होता है ओपेक 2 जीन। ओपेक 2 जीन जो होता है ये मक्के में प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो क्वालिटी प्रोटीन मेज होता है इसकी जो वैरायटी रिलीज करी गई है ये ओपेक 2 जीन की मदद से रिलीज करी गई है। जैसे नॉरेंटेन जीन होता है ना, नॉरेंटेन गेहूं में होता है, डीजीबू जीन धान के लिए होता है, उसी तरीके से जो ओपेक 2 जीन होता है ये मक्के में होता है। तो जो डीजीबू जीन है उसकी वजह से धान की प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। नॉरेंटेन जीन जो है इसकी वजह से गेहूं की डॉर्फनेस आई थी। और इसमें अगर हम बात करें ओपेक 2 जीन तो इसमें मक्के में प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा था। तो इस तरीके से चीजों को अगर आप इंटर रिलेट करके याद करते रहते हो तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से याद होती चलती है। अगर हम बात करें क्वालिटी प्रोटीन मेज वेराइटीज की तो उसमें शक्तिमान जो सबसे अच्छी वेराइटी मानी जाती है, शक्तिमान 1 एंड शक्तिमान 2, ये दो वेराइटी जो है इनके अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और क्वालिटी प्रोटीन मेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दोनों वेराइटी बहुत ही अच्छी होती हैं। इसके साथ साथ HQPM हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 1, शक्ति 1, प्रोटीना एंड रत्न। तो इसमें से जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वेराइटी को आप याद कर लेना, शक्तिमान 1 एंड 2 ये दोनों वेराइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज ये कौन सा है, ये 1 है हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 1। इसके अलावा प्रोटीना जो वेराइटी है नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर प्रोटीन ज्यादा मात्रा में है। तो यहाँ पर 3-4 वेराइटीज जो ये हैं ये क्वालिटी प्रोटीन मेज के लिए बहुत ही अच्छी वेराइटीज मानी जाती हैं। आगे हम बात करते हैं
पॉलिनेशन की। तो जो हमारा मक्का होता है, मक्के के अंदर पॉलिनेशन होता है, और वो कैसा पॉलिनेशन होता है, मक्के के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्यों होता है इसको समझाते हैं। जो मक्का होता है, मक्के के अंदर टेसल और सिल्क पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये टेसल और सिल्क होते हैं। अब ये जो टेसल होते हैं, ये ऊपर वाला जो टेसल होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मेल पार्ट। समझ गए। यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है, इसको मेल पार्ट बोलते हैं, ये वाला मेल पार्ट। और यहाँ पर जो नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये भुट्टा लगा हुआ है। यहाँ पर आपको भुट्टा लगा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भुट्टा, जहां पर बाली निकलती है, तो वहां पर एक स्टार्टिंग में क्या निकलता है, हरे रंग का बाल जैसा संरचना निकलती है। और ये हरे रंग की जो बाल जैसी संरचना होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को फीमेल पार्ट कहते हैं। तो मक्के में क्रॉस पॉलिनेशन इस वजह से होता है क्योंकि मक्के का जो ये टेसल वाला पार्ट है, ये टेसलिंग, जब ये टेसल निकलता है तो इसी को हम टेसलिंग बोलते हैं। यहीं पर पॉलन लगा होता है। तो मक्के में सबसे पहले ये निकलता है। ठीक, टेसल कब निकलता है, टेसल निकलता है पहले, और बाद में क्या निकलता है, सिल्क। सिल्क कब निकलता है, बाद में निकलता है। तो अगर आप खुद समझो कि ये जो मेल है, ये पहले निकल गया है, फीमेल बाद में आ रही है। ठीक, तो मेल अगर पहले मैच्योर हो गया है, अगर ये पहले मैच्योर हो गया है, तो ये मैच्योर हो गया है, तो इसके जो पोलन होंगे वो उड़ेंगे, इधर उधर जाएंगे। अब इसका जो पोलन होगा, ये उड़ जाएगा और उड़ के चला आएगा इस पौधे पर। तो इस पौधे पर आएगा तो वो कहाँ आएगा, यहाँ से उड़ेगा, और इस पौधे के यहाँ पर जो सिल्क लगा हुआ है, यहाँ पर आके गिर जाएगा। तो एक पौधा तो यहाँ है, दूसरा पौधा यहाँ है, यहाँ का पोलन यहाँ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। इसी की वजह से हमारा जो मक्का होता है, इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मक्के के अंदर जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो टेसलिंग होती है, यानी कि मेल जो होता है, ये पहले मैच्योर हो जाता है। तो इसको आप जरूर याद रखना, पहले मेल मैच्योर हो जाएगा, मेल पहले निकल जाता है, और उसके बाद फीमेल निकलती है। लगभग लगभग कितने दिन बाद, 10-12 दिन का अंतराल होता है दोनों के मैच्योरिटी में। इसीलिए एक का पोलन दूसरे में, दूसरे का पोलन दूसरे में, इस तरीके से होता है। तो इसी वजह से क्या कहते हैं, मक्का को एक क्रॉस पोलिनेटेड वेराइटी कहा जाता है। मक्के के अंदर केवल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ही नहीं होता है, इसके साथ साथ मक्के में ऑयल कंटेंट भी पाया जाता है। और ये जो ऑयल कंटेंट होता है, ये 4% के आसपास पाया जाता है। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो राइस मैंने पढ़ाया है, आपको बताना है कि राइस के अंदर ऑयल परसेंटेज कितना होता है। ठीक, और इसके अलावा आप बताओ कि राइस का जो ब्रान होता है, ठीक, राइस का जो ब्रान होता है, इसके अंदर ऑयल परसेंटेज कितना होता है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इन दोनों को मैंने आप लोगों को राइस में पढ़ाया था। यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो मक्का होता है, मक्के का जो सीड होता है, मक्के का ये ग्रेन होता है, इसके अंदर का जो पॉपकॉर्न में जो फूट के बाहर निकलता है सफेद सफेद, उस वाले पार्ट में इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है। कितना परसेंट तेल होता है मक्के में, 4% के आसपास तेल पाया जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन है कि पूरे भारत में रबी सीजन में मक्का कहाँ ग्रो किया जाता है। तो आप बिल्कुल रामबाण याद कर लो कि ये बिहार में ग्रो किया जाता है। रबी सीजन में मक्का कहाँ ग्रो किया जाता है, बिहार में ग्रो किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मक्का कौन से सीजन की फसल है। तो मक्का जो है वो किस सीजन की फसल है, मक्का एक खरीफ सीजन की फसल है। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम तीनों सीजन में कभी भी उगा सकते हैं, खरीफ, रबी और जायद, तीनों में। लेकिन मेन रूप से ये कब उगाया जाता है, ये खरीफ सीजन में मेन रूप से उगाया जाता है। बाकी जो बिहार है, बिहार में जो रबी सीजन होता है, बोले तो गेहूं के साथ इसमें गेहूं वाले सीजन में मक्के की खेती कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे मेज की स्पेसीज की। जो मेज की प्रजातियां हैं मक्के की, वो तमाम प्रकार की होती हैं, जिसमें से हम ये 7 प्रजातियां जो प्रचलन में है, इन 7 प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो 7 प्रजातियां होती हैं, इनका काम क्या क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि ये जो 7 तरीके की जो प्रजातियां होती हैं मक्के की, इसका क्लासिफिकेशन किसने किया था, तो इसका जो क्लासिफिकेशन था, इसको किया था स्टार्टवेंट ने। किसने किया था इसको, स्टार्टेड स्टर्टेवेंट स्टर सो स्टर्टेवेंट ने किया था। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जा रही है। तो 1899 में इसको इन्होंने, एक ब्रीडर हुआ करते थे, तो इन्होंने ये 6-7 तरीके की
स्पीसीज बताई थी कि जितनी भी मक्के की वेराइटीज होती हैं, इनकी तमाम 7 प्रजातियां होती हैं। और ये जो 7 प्रजातियां हैं, ये कैसे कैसे हैं, एक एक करके इन सबको समझते हैं। जैसे हमारा एक है जिया मेज इंडुराटा। क्या होता है? इंडुराटा या इंडुराटे कह सकते हो इसको। इसी को हम फ्लिंट कॉर्न बोलते हैं। ये फ्लिंट कॉर्न जो होता है, ये अर्ली और मोस्ट वाइडली ग्रोन किया जाता है इंडिया में। नाम से पता चल रहा है इंडू। इंडू से क्या निकलता है? इंडू से निकलता है इंडिया। इंडू से इंडिया निकलता है ना, इंडू इंडिया, इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको। तो इंडूराटा जो है ये इंडियन कॉर्न होता है, ज्यादातर इसको इंडिया में ग्रो किया जाता है। इसके जो कर्नल होते हैं वो राउंड होते हैं, येलो होते हैं, और सॉफ्ट एंड स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है। इसके अंदर का जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? इनके अंदर का जो एंडोस्पर्म होता है वो बिल्कुल स्टार्ची होता है और थोड़ा सॉफ्ट होता है। और ऊपर से अगर इस कर्नल को देखोगे तो ये येलो येलो कलर का दिखता है। वैसे कई बार इस तरीके के इसमें कलर भी आ जाते हैं, मॉडिफिकेशन अगर थोड़ा सा हो जाता है। बाकी नॉर्मल कंडीशन में ऐसे ही दिखता है। लेकिन इसमें आप देखोगे तो मक्के में आपको बीच बीच में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नाखून लगा दिया है और बीच बीच में धंस गया है। तो जो इंडिया का जो इंडियन इंडोराटा होता है, इस इंडोराटे में इस तरीके का धंसा हुआ चीज नहीं पाया जाता है। नॉर्मली जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये बिल्कुल खिला खिला है, इसमें दवा नहीं है, बिल्कुल जैसे इसमें दवा नहीं है। तो इसी तरीके से होता है, लेकिन वो पीला होता है और थोड़ा सा ऐसे समझो पीला और ऑरेंज कलर के आसपास का होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं जिया मेज इंडोराटा। समझ गए? अगला है हमारा जिया मेज इंडेंटाटा। जिया मेज इंडेंटाटा जो होता है, इसी को हम डेंट कॉर्न कहते हैं। नाम से पता चल रहा है डेंट, इसमें देखो डेंट लिख रहा है ना, DENT, तो ये डेंट से निकल रहा है डेंट कॉर्न। जिया मेज इंडेंटाटा में डेंट कॉर्न होता है और इसको ज्यादातर यूएसए में ग्रो किया जाता है। इसका जो एंडोस्पर्म होता है ये कैसा होता है? हार्ड और स्टार्ची होता है। जैसे इंडिया वाले का तो सॉफ्ट होता था और स्टार्ची होता था, लेकिन इसका हार्ड और स्टार्ची होता है। अब इसको ध्यान से समझो, इसको डेंट कॉर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो ग्रेन है, इसके जो मक्के के आप दाने देख रहे हो, तो हर दाने पे आपको दिख रहा होगा कि किसी ने इस मक्के के दाने को दबा दिया। अगर आप इसको जूम करके देखोगे या आप वीडियो अगर देख रहे हो तो उसको अगर 180 पे देखोगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर जितने भी दाने हैं, सब दानों में आपको एक धंसा हुआ सा पार्ट दिख रहा है। हल्का सा ये पार्ट जो है यहाँ पर बीच बीच में धंसा हुआ है। तो इस धंसे हुए की वजह से इसको डेंट कहते हैं। जैसे जब हम कहीं गाड़ी, जब हमारी टक्कर हो जाती है तो गाड़ी में डेंट पड़ जाता है, यानी कि गाड़ी कहीं पर पिचक गई है। तो जो पिचक जाता है उसको डेंट कहते हैं। और ये जो मक्का होता है, ये हर मक्के का ग्रेन पिचका रहता है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? इसी वजह से इसको डेंट कॉर्न कहा जाता है। अगला है हमारा जिया मेज इवर्टा। इवर्टा जो होता है ये पॉपकॉर्न के लिए फेमस होता है। जो हमारा ये पॉपकॉर्न आपको देख रहा है, ये पॉपकॉर्न होता है। जब इस पॉपकॉर्न को 170 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक गर्म किया जाता है तो इसके अंदर का जो एंडोस्पर्म होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, और ये एंडोस्पर्म जो होता है वो बिल्कुल लिक्विड में आ जाता है। और बाहर का, जैसे मान लो ये सीड है, ये पूरा हमारा मक्का है। अब मक्के के अंदर का ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और गर्म होकर थोड़ा सा लिक्विड स्टेज में आ जाता है। लेकिन ये बाहर वाला ये जो आवरण है, ये बाहर वाला जो आवरण होता है ये थोड़ा सा कैसा होता है? ये बाहर वाला ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये वाला पार्ट थोड़ा सा हार्ड होता है। अब अंदर वाला जो पार्ट है ये तो गर्म हो रहा है और फैल रहा है। तो अंदर वाला पार्ट गर्म होकर फैलेगा और बाहर वाला पार्ट इसको दबाए रखता है। तो अचानक से क्या होता है कि जब प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाने की वजह से ये फट जाता है। और जब फटता है तो जैसे ही ये अंदर वाला पार्ट बाहर आता है, ये तुरंत ठंडा हो जाता है। इधर बाहर आया और इसका टेम्परेचर 170 से तुरंत नीचे आ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि 170 से तुरंत 0 पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन 170 है तो तुरंत वो घट जाता है, 10-20 डिग्री सेंटीग्रेड तुरंत घटता है। अब जैसे ही घटेगा तो इसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में एंडोस्पर्म बन गया था, फटता है तो ये इस तरीके का पॉपकॉर्न बन जाता है। ठीक। तो ये जो पॉपकॉर्न बनाने की जो क्वालिटी होती है, ये जियामेज इवर्टा के अंदर पाई जाती है। ठीक। इवर्टा जो शब्द है, अगर आप इसको देखोगे तो इसमें थोड़ा सा एवरेस्ट समथिंग समथिंग सा ये साउंड हो रहा है, जैसे एवरेस्ट। एवरेस्ट क्या होता है? इस तरीके से होता है ना। तो ये आप देख लो कि ये पॉपकॉर्न फट गया, ये धाए से फट गया, तुरंत ठंडा हो गया। ये टेम्परेचर एकाएक बढ़ गया, फिर इधर तुरंत ठंडा हो गया, तो ये एवरेस्ट बन जा रहा है। इस तरीके से तो एवरेस्ट एवर्टा, कब टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है फिर तुरंत घट रहा है, कब? जब पॉपकॉर्न बनाते हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर लेना।
हैज एक्सेप्शनल पॉपिंग क्वालिटी विथ स्मॉल ग्रेन एंड ए स्मॉल कर्नल साइज बट ए हार्ड एंडोस्पर्म। समझ गए? इसके अंदर का भी एंडोस्पर्म जो होता है बड़ा हार्ड सा होता है। प्रॉब्लम क्या आती है कि बाहर भी हार्ड है, अंदर भी हार्ड है और कर्नल छोटा है। जब हम गर्म करेंगे इसको तो गर्म करने की वजह से इसके अंदर का जो एंडोस्पर्म होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और लिक्विड जैसा हो जाता है, और बाद में जब ये फटेगा तो पूरा फैल जाएगा। तो इस तरीके से अपना बन जाता है पॉपकॉर्न। आगे हमारा क्या है? जियामेज ट्यूनिकाट। तो ट्यूनिकाटा को हम क्या बोलते हैं? पॉड कॉर्न। आप लोगों ने पॉड सुना होगा ना? जो मटर होता है, मटर की जो फली होती है, मटर की फली को हम क्या बोलते हैं? मटर की फली को अंग्रेजी में पॉड कहा जाता है। तो जब आप पॉड को देखते हो तो इस तरीके का पॉड होगा और इसके बीच में यहाँ पर ढेर सारे मटर के दाने लगे होते हैं। ठीक। और ये भी आपस में ये बिल्कुल अंदर ढका रहता है। इसी तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है ये पॉड कॉर्न में भी पाया जाता है। आप यहाँ पर देखोगे तो ये पॉड कॉर्न का स्ट्रक्चर होता है। इसमें जैसे हमारा गेहूं है, गेहूं में जिस तरीके से स्पाइक निकले होते हैं, इस स्पाइक के अंदर गेहूं ढके रहते हैं, उसी के जैसे यहाँ यहाँ पर भी कवर रहता है। जितने भी आपको ग्रेन दिखेंगे उन सभी ग्रेन के ऊपर एक कवर कवर रहता है। जैसे धान के ऊपर कवर रहता है ना, धान के अंदर चावल रहता है, गेहूं के ऊपर कवर रहता है, उसका जो ग्रेन होता है ना गेहूं का, वो पूरा स्पाइकलेट के अंदर ढका रहता है लेमा और पेलिया से। इसी तरीके से इस मक्के में भी रहता है। जब हम इसकी थ्रेसिंग करके, हार्वेस्टिंग करके थ्रेसिंग करते हैं, साफ करते हैं, तब इसके ग्रेन को हम निकालते हैं इसके पॉड के अंदर से। तो ये क्योंकि पॉड में रहता है तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? इसको हम पॉड कॉर्न बोलते हैं। ये ट्यूनिकोटा होता है। यहाँ पर ट्यूनिकोटा में आपको काटा दिख रहा है, काटा और कोटा, काटा और कोट। ये कोट को लगा दो तो कोट हो गया। वैसे होता COAT होता है, लेकिन आप कोट समझ सकते हो। तो कोटा से कोट में यानी कि कोट पहने हुए रहता है, यानी कि ये एक इस स्ट्रक्चर के अंदर ये ढका रहता है। तो आई होप आपको इस तरीके से याद हो रहा है। चीजों को इसी तरीके से याद किया जाता है। कोई आप अपना तरीका याद कर लो। जैसे मैं जिस तरीके से जब पढ़ता था तो मैंने याद किया था, वो मैं बता रहा हूँ। टूनी कोटा में कोट लग रहा है, एवरेस्ट लग रहा है इसमें। एवरेस्ट यानी कि टेम्परेचर बढ़ के घट गया, और ये बढ़ के घटेगा कब? जब हम पॉपकॉर्न बनाएंगे। इंडियन टाटा में डेंट दिख रहा है तो ये डेंट कॉर्न होगा। इंडूराटा तो इसमें इंडिया दिख रहा है तो इंडियन कॉर्न होता है, जिसको फ्लिंट कॉर्न बोलते हैं। अगला है हमारा जियामेज। जियामेज सेकेराटा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्वीट कॉर्न। यहाँ पर सेकेराटा लिखा है, और जब सेकेराटा को आप देखोगे तो आपको याद आ रहा होगा सेकेराटा से एक साइंटिफिक नेम भी होता है, बोटेनिकल नेम, सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम ऑफिसिनेरम किसका होता है? सेकेरम ऑफिसिनेरम जो होता है वो शुगर केन का साइंटिफिक नेम होता है या बोटेनिकल नेम होता है। अब शुगर केन जो होता है ये कैसा होता है? शुगर केन स्वीट होता है, तो उसी से आप निकाल लो सेकेराटा यानी कि स्वीट कॉर्न। तो जिया मेज सेकेराटा कैसा होता है? ये स्वीट कॉर्न होता है। और जितने भी यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं इन सब में सबसे ज्यादा ये स्वीट होता है। इस वजह से इसको जब हम ड्राई करते हैं तो ये थोड़ा सा मीठा रहता है, इसी वजह से इसको स्वीट कॉर्न कहा जाता है। अगर आप उसको देखोगे तो हमारा ये स्वीट कॉर्न है। ठीक। अगला है हमारा, इसका जो स्वीट कॉर्न होता है, इसके कॉर्न को हम पूरा ऐसे निकालते हैं। इसके बाद इसको अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा खाया जाता है। कैसे खाते हैं लोग? इसको उबाल लेते हैं, पानी में डाल के उबाल लेंगे, फिर इसमें ढेर सारे मसाले वसाले लगा के फिर इसको खाते हैं लोग। अगला है हमारा जिया मेज एमाइलेसिया। एमाइलेज एक क्या होता है? एमाइलेज एक एंजाइम होता है, ध्यान से समझना। एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को पचाने के काम में आता है। आप लोगों ने हाई स्कूल और इंटर में पढ़ा होगा, हमें याद है। बायोकेमिस्ट्री हमने पढ़ा था तो उसमें भी एमाइलेज के बारे में पढ़ा जाता है। तो एमाइलेज जो होता है वो किसको पचाता है? एमाइलेज पचाता है कार्बोहाइड्रेट को। और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है सीरियल्स में। सीरियल्स उससे हम, कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम खाते कैसे हैं? उसको हम बनाते हैं आटा। उसको हम पहले पिसाते हैं, फिर वो बहुत पतला होता है, फिर उसकी रोटी बनाते हैं, तब हम खाते हैं। अब रोटी बनाने के लिए जो ग्रेन है उसको कैसा होना चाहिए? ग्रेन बनाने के लिए ग्रेन सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हम आटा पिसाने जाएंगे तो आटा तभी तो बहुत बारीक होगा जब वो सॉफ्ट होगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो एमाइलेसिया यानी कि एमाइलेज एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। और कार्बोहाइड्रेट हम खाते कैसे हैं? उसको पीस के फिर रोटी बना के खाते हैं। ठीक। तो पीस के रोटी बना के खा रहे हैं तो रोटी और ऐसे सॉफ्ट, ऐसे ही याद कर लेना, मुझे ऐसे ही याद हुआ था।
शायद आपको ना याद हो, लेकिन मैंने ऐसे ही याद किया था इसको। अब मेरे दिमाग में ऐसे घुस गया था, एमाइलेसिया, एमाइलेज एंजाइम, सॉफ्ट, ये खाएंगे ऐसे ऐसे, इस तरीके से मैंने याद किया था। आप इसको इसी तरीके से चाहो तो याद कर लो, नहीं तो आप ऑन द स्पॉट कोई दूसरा तरीका याद कर लो। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब आप कोई फैक्ट याद कर रहे हो, ये थोड़ी सी एक टिप्स है, जब आप कोई फैक्ट याद कर रहे हो तो फैक्ट याद करते समय या तो आप, जैसे मैं ट्रिक बता रहा हूं इस तरीके की ट्रिक बना लो, और या तो जिस फैक्ट को आज आप पढ़ रहे हो उस फैक्ट्स को लगातार आपको जैसे आज पढ़ो 2 बार, कल पढ़ो 2 बार, इस तरीके से परसों 2-3 बार पढ़ो। ऐसे ऐसे करके जब आप उसको 1 महीने तक रटते हो, लगातार नहीं रटना है, जैसे आज पढ़ा, कल पढ़ा, 4-5 दिन बाद फिर से पढ़ लिया, इसके बाद फिर 10-12 दिन बाद फिर से पढ़ लिया, 15 दिन बाद फिर से पढ़ लिया, उसके फिर 1 महीने बाद फिर से पढ़ लिया। तो ऐसे जब आप पढ़ लेते हो तो वो याद हो जाता है। ठीक, जैसे आप लोग सोचो कि जब हम बचपन में प्रार्थना करते थे, वह शक्ति हमें दो दया निधि, तो उसमें से आप लोग बताओ कितने लोगों ने उसको लिख के फिर याद किया है? नहीं, किसी ने नहीं लिखा ना, किसी ने याद नहीं किया। हम रोज सुनते थे, सुनते सुनते याद हो गए। कभी आप बैठ के हनुमान चालीसा याद किए हो? कभी नहीं। कोई बच्चा हनुमान चालीसा बैठ के याद नहीं करता है। कैसे याद होता है? कहीं माइक में बज रहा है, कहीं आवाज आ रही है, उस आवाज को सुन रहा है, फिर वो गुनगुना रहा है, गुनगुनाते गुनगुनाते याद हो गया। तो अगर कोई आपको फैक्ट याद करना है तो या तो आप उसको बार बार पढ़ो, बार बार रट्टा मारो। ठीक, रट्टा मारना ही एक सबसे अच्छा उपयोग, सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। बाकी समझाने के लिए तो मैं समझा ही रहा हूं। अगर आप इस तरीके से समझ जा रहे हो, आपको याद हो जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। वरना जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से याद करो। और रट्टा कैसे लगाओगे? जब आप अपनी शॉर्ट नोट बनाओगे। शॉर्ट नोट कैसे? 1 घंटे जो आप मेरे यूट्यूब लेक्चर्स को पढ़ते हो, 1 घंटे के अंदर आप जितना पढ़ रहे हो उसको 1 पेज में या 1 से 2 पेज में लिखने की कोशिश करो। 1 से 2 पेज में आपको लिखना है उस पूरे पेज को। 1 घंटे जो पढ़ रहे हो, आपको यही प्रयास करना है कि 1 घंटे का पूरा कंटेंट हम 1 पेज या मैक्स टू मैक्स 2 पेज, इससे ज्यादा नहीं, इतने में ही चीजों को लिखूंगा। और इतना शॉर्टकट में लिखना है आपको। शॉर्टकट का ये मतलब नहीं है कि आपको अक्षर छोटा कर देना है। शॉर्टकट का मतलब कम से कम अक्षर में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको ऑर्गेनाइज करके एक ही पेज में लिखना है। इससे क्या होगा कि जब आप रिवाइज करोगे तो कंटेंट एक ही साथ आपको शॉर्ट फॉर्म में सब दिख जाएगा। और जब कोई चीज शॉर्ट फॉर्म में लिखी होती है या सही से नहीं लिखी होती है एक सीक्वेंस में, तब आप उसको पढ़ने में मेहनत करते हो। जब आप मेहनत करोगे यानी कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको दिमाग को ज्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। और जब दिमाग बार बार उसी चीज की प्रोसेसिंग करता है तो वो चीज हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। तो यही एक तरीका है इनको याद करने का। यहाँ पर जो आप स्लाइड देख रहे हो, अगर आप इसकी नोटबुक बना रहे हो तो आपको इतना ढेर सारा नहीं लिखना है। आपको ये लिखना है कि ये होता है, इसको फ्लिंट कॉर्न कहते हैं, इंडिया में ज्यादा ग्रो किया जाता है, राउंड शेप का होता है, बाहर से येलो होता है, अंदर से सॉफ्ट दिखता है। अब इसको कैसे लिखोगे? इतना चीज लिख लो, फिर इसको लिख लो, फिर इसको वहीं ब्रैकेट में इंडिया लिख लो, इसके बाद राउंड येलो लिख लो और सॉफ्ट लिख दो, सॉफ्ट स्टार्ची इंडो इस पर। तो शॉर्टकट में लिखोगे तो ये बहुत ही थोड़े शब्द, 10-12 शब्द, 3 शब्द दिए, 2 शब्द दिए, 3 2 5, और इस तरीके से 10-12 शब्द के अंदर ये पूरा एक सेंटेंस आपको लिख उठेगा। डेंट कॉर्न में डेंट लगा होता है, ये होता है, इसको अमेरिका में ज्यादातर ग्रो किया जाता है, इसका एंडोस्पर्म स्टार्च दोनों हार्ड होता है। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म की नोट बनाओ, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे जियामेज सिरेटिना। सिरेटिना जो होता है ये वैक्सीकॉर्न होता है। सिरेटिना, अब जब ये छो आप याद कर लोगे तो बचेगा 7वां, तो वैक्सीकॉर्न होता है। ये मैंने ऐसे ही याद किया था, इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं थी। जिसमें कोई ट्रिक नहीं लग रही वो समझ लो वैक्सीकॉर्न है। ये जो प्रोड्यूस करता है इस स्टार्च, ये बिल्कुल सिमिलर टू टेपियोका, टेपियोका एक फसल होती है, उसी टेपियोका के जैसा लगता है। और ये देखने में एक वैक्सी अपीयरेंस देता है। अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से ये दिख रहा है, ये वैक्सी अपीयरेंस दिख रहा है, लग रहा है जैसे ये वैक्स है। और इसके एंडोस्पर्म को जो अंदर से काटा जाता है तब ऐसे दिखता है, यानी कि इसकी सीड को लो, ये पूरा सीड है, इसको ऐसे बीच से काटोगे तो इसके अंदर का जो एंडोस्पर्म है वो लगेगा ऐसा कि जैसे वैक्स है। बाकी हमारा ये सॉफ्ट कॉर्न है, इसी को फ्लोर कॉर्न भी बोलते हैं। कौन सा कॉर्न? फ्लोर बोले तो जिसको हम आटा कहते हैं, ठीक, यानी कि इसको आटा बना सकते हैं हम, फ्लोर कॉर्न इसको कहा जाता है। आगे हम आगे बात करते हैं तो हमारा जो अगला है वेराइटीज ऑफ डिफरेंट मेज टाइप। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेराइटीज होती हैं मेज की, वो कौन कौन सी है? जैसे हमारा एक तो होता है फॉर्डर मेज।
जो मेज की वैरायटीज होती है उसमें कुछ वैरायटीज ऐसी होती है जिनको हम चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी का हम साइलेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसी का हम साइलेज बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जानवरों का, इसको जानवरों का अचार कहा जाता है। ठीक, तो ये जानवरों का अचार कहलाता है। साइलेज को हम ऐसे समझो कि ये एक तरीके से स्टोर्ड फूड ग्रेन होता है, स्टोर्ड फॉडर होता है, एक स्टोर करके रखा गया चारा होता है। अब जब हम साइलेज बनाते हैं तो साइलेज सबसे अच्छा किसका बनता है? साइलेज सबसे अच्छा मेज का बनता है। तो मेज की एक वैरायटी है अफ्रीकन टाल और J1006, ये दो वैरायटी जो है इसको फॉडर के लिए यूज किया जाता है। स्वीट कॉर्न की कंपोजिट वैरायटी है माधुरी वैरायटी है और कंपोजिट प्रिया वैरायटी है। पॉपकॉर्न के लिए अंबर पॉप है, BL अंबर है, BL अंबर पॉप, पर्ल पॉपकॉर्न, इस तरीके से सब में पॉप लगा होता है। बेबी कॉर्न की अगर हम बात करें तो प्रकाश, पार्वती, BL42। अब इसमें से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बेबी कॉर्न क्या होता है? बेबी कॉर्न क्या होता है? अगर आपको पता है तो आप हमें जरूर बताओ, क्योंकि इसके बारे में मैंने अपने अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में पढ़ाया है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बेबी कॉर्न होता क्या है। अगला है हमारा क्वालिटी प्रोटीन कॉर्न। क्वालिटी प्रोटीन कॉर्न में जैसे शक्ति, शक्तिमान 1, HQPM1, ये तीनों भी मैंने आप लोगों को उसमें लगवाया था, टिक भी लगवाया था कि ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अभी एक और मैंने बताया था, वो कौन सा था? प्रोटीना। अगला है हमारा फ्लड प्रोन एरिया, जहां पर बरसात ज्यादा होती है वहां पर आप लगा सकते हो। इसका नाम क्या है? DRF3। अगला है ड्रॉट रेजिस्टेंट, जो सूखे के प्रति काफी ज्यादा सहनशील होती है, उसको प्रकाश और मेघा कहा जाता है। हाइब्रिड वैरायटी जो येलो सीडेड होती है उसमें गंगा 1, 3, 5, 101, ये जो सीक्वेंस है ये गंगा वाला, ये ज्यादा जरूरी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मक्के में। अगला है हमारा रंजीत हिमालय VL54, हाइब्रिड वैरायटी जो व्हाइट सीडेड होती है, इसमें गंगा सफेद है, नाम से पता चल रहा है। हाई स्टार्च, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, और गंगा चार। तो गंगा वाली जितनी वेराइटियां हैं ये आपको अच्छे से याद करना। बाकी हाई स्टार्च जो वैरायटी है ये व्हाइट कॉर्न की होती है, मतलब व्हाइट, इसका जो दाना होता है वो सफेद होता है। तो इसको आप याद रखना, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि मक्के की कौन सी वेराइटी है जिसका दाना सफेद होता है, जो जिसके सीड सफेद होते हैं। तो आपको याद रखना है कि हाई स्टार्च जो है ये तो मक्के की वेराइटी है जिसके दाने कैसे होते हैं? जिसके दाने सफेद होते हैं। आगे अब हम बात करेंगे यहाँ पर सीड रेट के बारे में और ऑयल कंटेंट के बारे में। तो ऑयल और प्रोटीन जो मेज के अंदर पाया जाता है, तो इसके अंदर मेज के ग्रेन के अंदर 8 से 10% के आसपास प्रोटीन पाई जाती है, 4 से 5% के आसपास तेल निकलता है इसमें। सीड रेट की बात करें तो अगर हाइब्रिड वेराइटी है तो 20 से 25 किलोग्राम सीड रेट की जरूरत पड़ती है। अगर कंपोजिट वेराइटी है तो 15 से 20 किलोग्राम, और अगर फॉडर के लिए यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल वाला जो हमारा हाइब्रिड है इसी का 2 गुना हम इस्तेमाल करते हैं, बोले तो 2x अगर कर देंगे तो हम इसको यूज कर सकते हैं फॉडर के रूप में। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अगर हमको करना है तो 120, 50, 40 NPK देते हैं। अगर कंपोजिट वैरायटी है तो 120, 40, 30 देते हैं। ठीक, इस तरीके से 120, 50, 40, 120, 40, 30, ये हमारा लगभग गेहूं के आसपास इसमें भी हम फर्टिलाइजर देते हैं। क्रिटिकल स्टेज की बात करें इरिगेशन का, तो इसमें टेसलिंग से लेकर सिल्किंग तक, पहले टेसल निकलेगा फिर सिल्किंग निकलेगा। तो ये जो हमारे पास 10 से 15 दिन का जो टाइम होता है, ये 10 से 15 दिन का टाइम, इस टाइम पर हमारे खेत में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब खेत में पानी भरा हो, लेकिन इस टाइम पर अगर थोड़ा सा खेत में सूखा लग रहा है आपको, तुरंत पानी की व्यवस्था कर देनी चाहिए। एक बार अगर आप टेसलिंग में व्यवस्था कर दोगे तो टेसलिंग से सिल्किंग तक ये दोनों व्यवस्थाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। तो टेसलिंग और सिल्किंग बहुत क्रिटिकल स्टेज होता है। अगर आपने नहीं किया तो टेसल जो निकलेंगे उसके अंदर जो पॉलन होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से निकल नहीं पाएंगे। बाकी अगर सिल्क निकल रहा है तो ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेगा, फिर बाद में पॉलिनेशन नहीं होगा और हमारा प्रोडक्शन गिर जाएगा। अगला है सोरगम। सोरगम जिसको हम क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। ये सबसे ज्यादा ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप होती है। इन सीरियल्स, ठीक, जितने भी हम सीरियल क्रॉप ग्रो करते हैं उसमें सबसे ज्यादा ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप कौन सी है? सीरियल है। कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि जो बाजरा होता है, बाजरा को बहुत सबसे ज्यादा ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप लिखा जाता है, लेकिन एग्जैक्ट वो सही नहीं। जो हमारा बाजरा होता है ये ड्रॉट स्किपिंग क्रॉप होती है।
अभी ड्रॉट स्कीपिंग क्रॉप मैं आपको बताऊं कि अगर बाजरे को लगेगा कि सूखा पड़ रहा है, यानी कि हमें पानी की कमी मिल रही है, तो जो बाजरा 90 दिन में तैयार होना था वो बाजरा 70 दिन में 80 दिन में ही तैयार हो जाएगा, 10-12 दिन में ही वो पक जाएगा। तो ऐसा तब होता है जब बाजरे को लगता है कि पानी की कमी हो गई है। सूखेगा नहीं लेकिन अपना प्रोडक्शन वो गिरा देगा। जैसे अगर कोई चीज आपको 10 दिन में करना हो और वही चीज आपको फोर्स कर दिया जाए कि नहीं इसको 8 दिन में करके दो, तो क्या आप उतना अच्छा प्रोडक्शन कर, उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाओगे, उतना अच्छा आप रिजल्ट दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। उसी तरीके से मक्के में भी है। तो मक्का ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप तो है, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप नहीं है। सबसे ज्यादा जो सीरियल में अगर सबसे ज्यादा ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि सोरघम जो है ये सबसे ज्यादा ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप होती है। इसके बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसको सोरघम बाइकलर कहा जाता है। फैमिली ये पोएसी से बिलोंग करता है, मतलब सेम फैमिली है जैसे अनाज वाली और फसलों की है। टाइटल की बात करें तो इसको हम कैमल क्रॉप कहते हैं, और कैमल क्रॉप इसका नाम ही इसी वजह से पड़ा है क्योंकि ये ड्रॉट कंडीशन को सह सकता है। हेल्थ कंसर्न क्या होता है, जैसे बहुत ऐसे एरियाज हैं जहां पर ज्वार को एक स्टेपल फूड के रूप में यूज किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे गेहूं और धान को हम लोग यूज करते हैं, दाल चावल और सब्जी रोटी, दाल चावल सब्जी रोटी, यानी कि हम गेहूं और धान का ज्यादा सेवन करते हैं। उसी तरीके से अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पर ज्वार का बराबर सेवन किया जा रहा है, तो वहां पर एक डिजीज लगती है जिसको पेलाग्रा डिजीज बोलते हैं। ये इस तरीके की एक डिजीज होती है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी की थोड़ी सी कमी होती है, और ये विटामिन डी की कमी से एक तरीके का ये कैसा होता है, त्वचा संबंधित रोग होता है, ये पेलाग्रा डिजीज। तो ये पेलाग्रा डिजीज अगर किसी को हुआ है तो आप ऐसे समझो कि वो ज्वार का ज्यादा सेवन कर रहा है। वैसे इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर ज्वार का आप ज्यादा सेवन करोगे तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम ये आपको देखने को मिलती है। इसलिए हमें लंबे समय तक केवल ज्वार नहीं खाना चाहिए। ज्वार खाओ, बाजरा खाओ, कोदो, सावा, काकू, गेहूं, चावल सबको मिला के खाओ, चेंज कर करके खाओ तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर केवल गेहूं, जैसे गेहूं की रोटी खाते हो लगातार 365 दिन वैसे खाओगे तो ये प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। सीड रेट के बारे में बात करें तो सोरगम की जो सीड रेट होती है वो 12 से 15 किलोग्राम होती है अगर हमको फसल उगाना है। हाइब्रिड के बारे में बात करें तो CSH1 ये फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ सोरगम है, इसको याद कर लेना। ये देखो फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ सोरगम CSH1, जो कि 1964 में इसको डेवलप किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद कर लेना। अगला है CSH1 2 3 4 5 6 करके है। CSH9 10 13 16 17 18, इस तरीके से CSH की जितनी वेराइटियां हैं ये सभी सोरगम की वेराइटीज होती हैं। इसके अंदर फ्रूट फ्लाई, स्टेम बोरर, माइग, ईयर हेड, बड, ये तरीके की तमाम डिजीज लगती है। ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को अल्टीमेट एग्रीकल्चर का जो मेरा पेड कोर्स है उसमें मैं आप लोगों को ये एंटोमोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ हूँ। आगे बात करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसको HCN कहा जाता है। ये ड्यूरिन एल्कोलाइड होता है एक तरीके का। इसके अंदर जो हमारा मक्का ज्वार होता है, ज्वार का पौधा जो 40 से 50 दिन के आसपास का होता है, यानी कि उसकी जो हाइट होती है वो हमारे कमर के आसपास तक की होती है। तो इस कंडीशन में जो मक्का होता है, इस मक्के की जो सबसे ऊपर वाली पत्तियां होती है, यानी कि जो जो पत्ती सबसे पहले निकली थी, कौन सी पत्ती? जो सबसे पहले वाली पत्ती, सबसे पहले वाली जो पत्तियां होती हैं, इस पत्ती में हाइड्रोसिनिक एसिड नाम का एक ड्यूरिन एल्कोलाइड पाया जाता है जिसको HCN20 कहते हैं। ये जब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इस पत्ती को अगर कोई जानवर खा जाता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है। इसी वजह से क्या करते हैं कि जब 40-45 दिन तक का हो जाता है, इसके बाद हम काटते हैं। बोले तो 60 दिन 70 दिन की जब फसल हो जाती है तब हम इसकी पहली हार्वेस्टिंग करते हैं चारे के लिए। अब जब हम चारे के लिए इसको काट रहे हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर बरसात हो जाए तो बरसात हो जाती है तो पत्तियां धुल जाती हैं। पत्तियां धुल जाएंगी तो इसका कंसंट्रेशन घट जाएगा, ठीक, इसका जो संतृप्तता है वो थोड़ी सी घट जाएगी। इसके अलावा जब इसकी हाइट थोड़ी बड़ी हो जाती है और इसमें 2 3 4 बार हम सिंचाई कर देते हैं, 2 बार 3 बार, क्योंकि फॉडर के लिए लेना है तो हमें इसमें सिंचाई ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जब हम इसमें सिंचाई करते हैं और बरसात का पानी इस पे गिरता है तो इसके अंदर का जो HCN20 होता है ये घट जाता है, ये खत्म हो जाता है। फिर बाद में इसको हम खिला सकते हैं। ज्यादातर जो ज्वार की फसल होती है इसको हम गर्मी में लगाते हैं।
अब गर्मी का जो मई जून का टाइम होता है, उस समय पर अगर आप देखोगे तो आपके पूरे आसपास जितने भी खेत खलिहान होते हैं सब खाली पड़े रहते हैं। तो इस कंडीशन में जो जंगली जानवर होते हैं, यानी कि जो छुट्टा गाय भैंस होती है, गाय और सांड जो होते हैं, अधिकतर यही आके इसको खाते हैं। तो जब इसको वो खा लेंगे तो उनको तो कोई समझाने वाला है नहीं कि नहीं इसको नहीं खाओ। वो रात बिरात कभी भी आ गए, खेत में घुस गए और चर लिया। तो उस कंडीशन में जब वो चरते हैं, और उनकी चरने की आदत भी ऐसी होती है कि जो ऊपर ऊपर की पत्तियां होती हैं केवल वही चरते हैं। तो मतलब जिसमें जहर था HCN नाम का, केवल उसी को चर लिया, तो इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। खैर धीरे धीरे अब जो नई वेराइटीज आ रही हैं इनके अंदर HCN विष नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर कई बार मिल जाए तो इसके लिए हमको प्रॉपर तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं वेराइटीज की, जैसे ड्रॉट और रेनफॉल के प्रति रेजिस्टेंट जो वेराइटी होती है, यानी कि अगर इसमें सूखा पड़ रहा है या फिर कम बरसात हो रही है तो भी हम इसकी खेती कर सकते हैं। CSH1 69113। इसमें ज्यादातर आपको इस तरीके से नहीं याद करने की जरूरत है, ड्रॉट रेजिस्टेंट, क्योंकि सोरगम वैसे ही ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है। स्वीट सोरगम जो होता है इसको RSSV 46 53 59 84 96, NSS 216, CSH 13, CSB 15, ये ग्रेन और फॉडर दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। HCN जिसके अंदर कम पाया जाता है IS 208, IS 28450 और इसके साथ साथ IS 288692। अगर किसी में IS लगा है और वो सोरगम की वैरायटी है तो उसके अंदर HCN जो विष होता है वो कम मात्रा में पाया जाता है। अगला है मल्टी कट फॉडर, यानी कि इसको एक से अधिक बार कटाई कर सकते हैं, इसकी कटाई कर सकते हैं, समझ गए। इसकी अगर एक से अधिक बार कटाई कर रहे हो तो बोले तो इसके अंदर बार 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 रीग्रोथ 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 के इसके अंदर कैपेबिलिटी पाई जाती है। अगला है हमारा पर्ल मिलेट, जिसको हम क्या कहते हैं, बाजरा कहते हैं। ये ड्रॉट ड्रॉट स्किपिंग क्रॉप होती है, ठीक। यानी कि अगर इसको लगेगा कि सूखा पड़ रहा है तो ये क्या करेगा, ये जल्दी से अपने आप को मैच्योर कर लेगा। जो फसल हमारी 90 से 100 दिन में मैच्योर होने वाली थी, यही फसल हमारी 10 दिन पहले ही 80 से 90 दिन में ही मैच्योर हो जाएगी। अब कोई चीज अगर 10 दिन में मैच्योर होगा तो ये जो भुट्टा है, ये इसकी जो बालियां है इसका प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता तो हमारी ईल्ड घट जाती है। तो इस वजह से इसको ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप नहीं, ड्रॉट स्किपिंग क्रॉप बोलते हैं। बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसको पेनिसिटम ग्लूकम कहा जाता है। पोएसी फैमिली या ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। सीड रेट इसका 4 से 5 किलोग्राम होता है, इसको याद रखना। फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉर्म 80% ऑफ फॉस्फोरस इन द ग्रेन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइटेट के फॉर्म में इसके अंदर 80% जो फॉस्फोरस होता है ये स्टोर रहता है। इसके अंदर जो हमारा बाजरा है, बाजरे के अंदर फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और ये फॉस्फोरस जो है 80% ऑफ फॉस्फोरस ये फाइट्रेट के रूप में स्टोर रहता है। फर्स्ट हाइब्रिड HB1, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसको याद रखना। और कई बार इसका क्रॉस भी पूछा जाता है कि जो पर्ल मिलेट है, पर्ल मिलेट का पहला हाइब्रिड वैरायटी कौन सी थी, तो HB1 थी। और HB1 यानी कि हाइब्रिड बाजरा, ये HB4 हाइब्रिड बाजरा लिखा है, हाइब्रिड बाजरा 1। तो इसको बनाने के लिए टिफ्ट 23A एंड BIL3B, इन दो वेराइटीज का क्रॉस किया गया था। उसके बाद एक हाइब्रिड बाजरा तैयार किया गया था। ये कब हुआ था, 1965 में हुआ था, जब भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू हुआ था। ग्रीन रिवोल्यूशन जब शुरू हुआ था तभी की बात यहाँ पर हो रही है। HB4 की बात करें तो फर्स्ट हाइब्रिड डेवलप्ड बाई यूजिंग ए लोकल मेल पेरेंट। यहाँ पर जो मेल पेरेंट यूज किया गया था वो विदेशी था, ठीक। यहाँ पर लोकल मेल पेरेंट यूज किया गया है HB4 को बनाने में, जो कि 80 से 85 दिन के अंदर अंदर मैच्योर हो जाता है। प्रोडक्टिविटी रैंकिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी उत्तर प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे गुजरात में है और तीसरे नंबर पर हरियाणा में है। ये प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, प्रोडक्शन की नहीं हो रही है। प्रोडक्शन में सबसे आगे हमारा क्या है, राजस्थान होता है। आगे हम बात करते हैं बार्ले की, जिसको जौ बोलते हैं। ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है सत्तू बनाने में,
सत्तू बनाया जाता है, इसके साथ साथ बियर बनाया जाता है और वाइन बनाया जाता है। तो वाइन, बियर और सत्तू, वाइन, बियर और सत्तू, ये तीन चीजें बनाने के लिए ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बार्ले के बोटेनिकल नेम की बात करें तो हार्डियम बल्गेर होता है, ये भी फैमिली पोएसी या ग्रेमिनी से बिलोंग करता है। 75 से 80 किलोग्राम इसका सीड रेट होता है। लुगरी एक फ्रेगमेंटेड ड्रिंक बनाया जाता है जो कि हललेस वैरायटी ऑफ ग्रेन से बनाया जाता है। ध्यान से समझो, जब हम मक्के की जब हम जौ की बात कर रहे होते हैं तो जौ में दो तरीके के जौ आते हैं। एक जौ तो होता है जो कि हललेस होता है और एक होता है हल्ड। जो हल्ड होता है इसके ऊपर छिलका पाया जाता है, ठीक। जैसे गेहूं की बालियां होती है ना, तो गेहूं की बालियों को जब हम थ्रेसिंग करते हैं तो उसमें से गेहूं साफ साफ निकल आता है। लेकिन जौ में ऐसा नहीं होता है, कुछ में छिलका जो होता है इतना ज्यादा टाइट चिपका रहता है कि वो निकलता नहीं है। फिर क्या करेंगे, छिलके वाला जो जौ होता है इसकी जब हम पिसाई करते हैं सत्तू बनाने के लिए तो इसको पीस देते हैं, तो ऊपर का जो छिलका होता है वो बहुत ज्यादा महीन बारीक से पिसता नहीं है। फिर बाद में इसको चलनी से चाल के निकाल लेंगे तो सत्तू हमारा अलग हो जाएगा, छिलका अलग हो जाता है। अब इसी में आता है एक हर्डलेस जिसमें छिलका नहीं पाया जाता है, वो बिल्कुल गेहूं के जैसा ही दिखेगा। अगर आप उसको हार्वेस्ट करके ले आओगे और थ्रेसिंग करके साफ करके निकालोगे तो उसमें आपको जो ग्रेन दिखेगा वो गेहूं के जैसा जैसा ही दिखता है। बस केवल ये होता है कि गेहूं के दाने थोड़े से बोल्ड होते हैं और जौ के थोड़े से छोटे छोटे होते हैं। तो इसमें जो हर्डलेस वैरायटी होती है उसको जब हम फर्मेंट करके एक ड्रिंक बनाते हैं उसी ड्रिंक को कहा जाता है लुगरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करना। इसके साथ साथ पर्ल बार्ले होता है, इज सुइटेड फॉर किडनी डिसऑर्डर। अगर किसी को किडनी से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उसको बार्ले का सेवन करना चाहिए। उसमें जो पर्ल बार्ले है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है किडनी डिसऑर्डर को रोकने के लिए। अगर किसी की जो किडनी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो इस तरीके से आप इसको ट्रीट करने में इस्तेमाल कर सकते हो। इसे दवा के रूप में नहीं करेगा ये, मतलब फायदा देता, मतलब थोड़ा सा राहत पहुंचाने का काम करता है। क्रिटिकल स्टेज की बात करें तो इसमें जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है इरिगेशन की वो होती है एक्टिव टिलरिंग स्टेज। जो 30 से 35 दिन के बीच में जो ढेर सारे टिलर निकल रहे होते हैं, इन्हीं टिलरिंग स्टेज जो 30 से 35 दिन वाली होती है, इसी टाइम पर हमें अपने जौ के अंदर सिंचाई करनी चाहिए। रेजिस्टेंट वेराइटीज की बात करें तो इसमें RD 2052 जो होती है ये मोलिया डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट होती है। और मोलिया डिजीज के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पैथोलॉजी में पढ़ाया है, लेकिन अपने अल्टीमेट कोर्स में। मेल्टिंग क्वालिटी वेराइटी, मेल्टिंग क्वालिटी यानी कि जब माल्ट बनाते हैं, इसमें माल्ट क्या होता है, माल्ट जब हम इसको बियर या उस बनाने के लिए जब इसको हम फर्मेंट करते हैं तो उस प्रोसेस को माल्टिंग बोलते हैं। तो माल्टिंग करने के लिए हमारा अल्फा 93, RD 2503 रेखा, ये जो वैरायटी है माल्टिंग के लिए अच्छी होती है। फॉडर और ग्रेन के लिए केदार वैरायटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है। माल्टिंग और ब्रेविंग वैरायटी यानी कि बेकरी के लिए विजय वैरायटी है। BSH जो वैरायटी है ये 46, BSH 46 जो है ये भी बार्ले की एक अच्छी वैरायटी मानी जाती है। नॉन सेटरिंग एंड फ्रॉस्ट टॉलरेंट होती है। बोले तो ये रबी सीजन की फसल होती है और रबी के सीजन में पाला बहुत पड़ता है। तो पाला के प्रति सहनशील होती है। कैसी होती है, सहन सहन सहनशील होती है ये, ठीक। तो इस चीज को आप जरूर याद रखना क्योंकि ये सहनशील होती है, पाला को, फ्रॉस्ट कंडीशन को ये टॉलरेट रख लेती है। आगे हम बात करेंगे मिलेट्स की। मिलेट्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं मोटे अनाज वाली फसलें। क्या होता है ये, मोटे अनाज वाली, मोटे अनाज वाली फसलें। अब ये जो मोटे अनाज वाली फसलें होती हैं इनके जो ग्रेन होते हैं सभी छोटे छोटे होते हैं, ठीक। यानी कि इनके जो दाने होते हैं, दाने कैसे होते हैं, दाने इनके छोटे छोटे होते हैं। अब ये छोटे छोटे होते हैं लेकिन इनको कहा जाता है कि ये मोटे अनाज वाली फसलें हैं। क्यों, क्योंकि जब हम इसका आटा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आटा बनाएंगे, तो ये बहुत महीन नहीं होता है, बहुत महीन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा जब हम चावल, ये गेहूं की जब पिसाई करते हैं तो उसको पिसा के हम मैदा बना देते हैं, ठीक। तो ये मैदा बना देते हैं यानी कि बहुत महीन हो जाता है।
तो अब हम इसमें नहीं कर सकते, मैदा इसका नहीं बना सकते इसको। जैसे हमारा जो बाजरा है या फिंगर मिलेट है, सोरगम है, इस तरीके की जो फॉक्सटेल है, पर्ल मिलेट है, अगर इसकी आप लेके जाओ चक्की पर, कह दो भैया इसको पीस दो, और पीस के ऐसा कर दो कि जैसे मैदा हो गया, तो वो नहीं कर पाएगा, इतना महीन नहीं होता है। तो इसी वजह से इसको मोटे अनाज वाली फसलें कहते हैं, क्योंकि ये मोटा होता है और इसकी रोटी जो बनती है वो पतली रोटी नहीं बना पाती। इसकी हम क्या बनाएंगे, मोटी रोटी ही बना सकते हैं, मोटी रोटी ही बना सकते हैं। और इनके अंदर किसी में ग्लूटीन नहीं पाया जाता है, ग्लूटीन नहीं पाया जाता है। ठीक, किसी में ग्लूटीन नहीं पाया जाता है, ग्लूटीन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो रोटी होती है, रोटी नहीं फूलती, रोटी नहीं फूलती, इसीलिए इसका पाव नहीं बन सकता। ठीक, पाव नहीं बन सकता। तो इतनी ढेर सारी चीजें होती हैं। अब लोग कहते हैं कि पीपीटी से पढ़ा लिख लिख के पढ़ाना चाहिए। अब लिख लिख के पढ़ाने में यही होता है, लिखने में बड़ा टाइम जाता है, इसी वजह से मैं लिख लिख के पढ़ाना सा थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, कि मैं पहले से ही लिख के लाता हूँ, कि आपको केवल समझाना रहे, आप यहाँ पर डिटेल में समझते जाओ और अपनी नोटबुक बनाते जाओ। अगर आप सोचो कि इतनी चीज अगर मैं आपको लिख के दूंगा, इतनी चीज पूरी, और आप इतनी चीज मैं लिखूंगा भी समझाऊंगा भी, तो टाइम लगेगा ज्यादा, और ज्यादा टाइम लगेगा तो आपको नोट्स बनाने में और ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर लिख के लाता हूँ कि आप सुनते जाओ, लिखते जाओ, नोटबुक बनाते जाओ। समझ गए? आगे अपन बात करते हैं ग्रोइंग मिलेट के ग्रुप की। तो मिलेट जितने भी होते हैं ये सभी C4 प्लांट होते हैं। ठीक, जो हमारी सीरियल्स होती हैं, जैसे गेहूं है, धान है, ठीक, मक्का है, ये सभी जो फसलें होती हैं ये कैसी होती हैं, ये C3 प्लांट होते हैं। यानी कि इसमें जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो कौन सा है, बनता है उसके अंदर जो कार्बन होते हैं वो कितने होते हैं, उनके अंदर कार्बन की संख्या 3 होती है, इसलिए इसको C3 प्लांट कहते हैं। और जिनके अंदर पहला स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का होता है, इसलिए उसको 4 कार्बन कंपाउंड बोलते हैं, C4 प्लांट बोलते हैं। और चाहे ये 3 हो और चाहे ये 4 हो, ये लास्ट में सब जाके क्या बनाते हैं, कार्बो कार्बोहाइड्रेट ही सभी जाके बनाते हैं। C3 जो है ये आगे जाके C4 कंपाउंड बनाएगा, और C4 कंपाउंड आगे जाके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और जो C4 प्लांट होते हैं डायरेक्ट C4 बनाएंगे, फिर अंत में जाके कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। तो इस तरीके से अंतिम में फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही बनता है। लेकिन कोई 3 कार्बोहाइड्रेट से 4 में जाके तब आता है, और कोई डायरेक्ट 4 से कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इस चीज को मैं फिजियोलॉजी में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। आगे हम बात करते हैं ग्रोइंग एरियाज की। तो जो मिलेट ग्रो करने वाली चीजें होती है ज्यादातर ड्राई लैंड एरिया में ग्रो किया जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर कैसी होती हैं, ये ड्रॉट सभी ज्यादातर ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स होती हैं। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इसमें जो फिंगर मिलेट होता है ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाला होता है, फिंगर मिलेट जिसको हम कहते हैं। फिंगर मिलेट की जो प्रोडक्टिविटी है सबसे ज्यादा होती है जितने भी मिलेट क्रॉप हैं इनमें से। ये सभी ढेर सारी जो आप दिख रहे हो ये सभी मिलेट क्रॉप होती हैं, जैसे बर्नयार्ड ग्रास होता है, फॉक्सटेल मिलेट होता है, पर्ल मिलेट है, प्रोसो मिलेट है, कोदो मिलेट है, लिटिल मिलेट है, फिंगर मिलेट है, सोरघम है। ये सभी मिलेट क्रॉप होती है जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी होती है वो फिंगर मिलेट की होती है। कोरेस्ट जो मिलेट होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कोरेस्ट मिलेट, कोरेस्ट मतलब सबसे ज्यादा मोटा, तो सबसे ज्यादा जो मोटा अनाज होता है वो कौन सा होता है, वो कोदो होता है। इसका सीड तो बहुत महीन महीन है, देखोगे आप जितने सीड हैं सबके सीड छोटे होते हैं। अगर आप इसको मक्का, गेहूं, धान से अगर इसको कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि मक्का, गेहूं, धान तो ये सभी बड़े बड़े हैं, ये सभी के सीड छोटे होते हैं। लेकिन जब इसका आटा बनाओगे आप तो बहुत मोटा मोटा आटा बनेगा, और इसको रोटी बनाओगे तो पतली रोटी नहीं बना पाओगे। इसको मोटी मोटी सी राम रोटी या टिक्कर कहते हैं, टिक्कर बनाओगे, मोटी रोटी बनाओगे, तभी आप इसकी रोटी बना के खा सकते हो। तो इसको कोडो मिलेट कहते हैं, पस्कुलम स्क्रोबाइकुलेटम इसको कहा जाता है। इसके अलावा अगर इसकी पतली रोटी आपको बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, इनमें से
अब किसी की भी अगर आप बना रहे हो तो हमको साथ में थोड़ा सा गेहूं की रोटी, इसमें गेहूं भी मिलाना पड़ेगा। गेहूं मिला के फिर पिसाओगे, फिर रोटी बनाओगे तो पतला होगा, क्योंकि जो गेहूं होते हैं, गेहूं का ग्लूटीन उनको चिपक लेता है। तो ज्यादातर अब तो मल्टीग्रेन आटा भी आने लगा है, तो उसमें मल्टीग्रेन आटा में 90% से तो ऊपर जो रहता है वो गेहूं ही रहता है, गेहूं या मक्का रहता है। उसके बाद इसको नाम मात्र का मिला देते हैं, 2%, 5%, 2%, 5%, 8% ऐसे मिलाते हैं। अभी मैं गया था, अभी वी मार्ट में गया था, तो वहां से मैं ले आया था, तो वहां पर 94% के आसपास वहां पर केवल और केवल गेहूं का आटा था। और प्राइस उसकी बहुत ज्यादा थी, मतलब जो हमारा नॉर्मल होता है आटा उसकी अपेक्षा इसका जो प्राइस था वो 1.5 गुना से भी ज्यादा था। तो इस तरीके से आप अंदाज लगाओ, लेकिन नाम है उसका मल्टीग्रेन, होता नहीं है उसमें ज्यादा कुछ मल्टीग्रेन। अब उसमें बचा कितना, 6%, 6% में 94% तो गेहूं हो गया, बचा 6%, उसमें थोड़ा थोड़ा डाल दिया तो हो गया बस मल्टीग्रेन। कोदो का जो सीड रेट होता है वो 6 से 8 किलोग्राम होता है। कोदो की जो स्पेसिंग जो होती है 20 से 20 × 5 सेंटीमीटर होती है। कोदो की वेरायटी JK1, 155 KK1 पाली, IPS 147 1। तो ये सभी जो वेराइटीज हैं याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी वेराइटी ज्यादातर पूछी नहीं जाती है। आगे हम बात करेंगे ACRIP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन स्मॉल मिलेट। ये कहाँ पर है? ये बेंगलोर कर्नाटका में लोकेटेड होता है। आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैंने जो आपको पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने नोटबुक बनाया होगा, नहीं बनाया है तो वीडियो को रोक रोक के पुश करके आप नोटबुक जरूर बनाओ अगर पढ़ रहे हो, क्योंकि तभी फायदा आपको मिलेगा जब पढ़ते समय आप नोटबुक बनाओ। बाकी हमारा पढ़ाना कैसा लगा, मेरा एफर्ट आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी हमारा जो पेड कोर्स है, अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से हमसे संपर्क करिए। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उस कोर्स में पढ़ाया जाएगा, आपके किसी भी समस्या का समाधान वहां पर कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे समझो कि आप उस कोर्स को खरीद लो और उसके बाद 100% डेडिकेशन के साथ हमें अपना टाइम दे दो। जो जो बोलता जा रहा हूँ उसको करते जाओ। आप जो एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, 1 साल के अंदर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करके अपनी मनचाही जॉब को हाथ में ले सकते हो। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।